नमस्कार। मैंने आपको 22 सितंबर के एपिसोड में ये बताया कि 22 सितंबर 2023 को शिव प्रकाश शुक्ला के गैंग के खात्मे के 25 साल पूरे हो गए। और सौभाग्य हमारा देखिए कि इसी समय में हमारी शिव प्रकाश शुक्ला पर लिखी गई किताब ऑपरेशन बजूका भी पब्लिश हो गई है। और इसी सिलसिले में 23 सितंबर को भोपाल में डीबी मॉल एमपी नगर के क्रॉसवर्ड बुक सेंटर पर एक बुक साइनिंग सेरेमनी रखी है हमारे प्रकाशकों ने, सृष्टि प्रकाशन वालों ने। मैं आपसे, अपने जो भोपाल के हमारे किस्सा गोई परिवार के लोग हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वहां पर आएं ताकि हम लोग साथ बैठकर चाय पी सकें। नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं किस्सा गोई के इस अंक को लेकर। आज मैंने ये नहीं कहा आपसे कि मैं अपराध की एक नई घटना लेकर आया हूं, क्योंकि आज है 22 सितंबर 2023। आज से ठीक 25 साल पहले आज ही के दिन 22 सितंबर 1998 को प्रदेश के सबसे दुर्दांत अपराधी गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में नीली सिएलो पे सवार अपने अपराधी गैंग के सदस्यों अनुज सिंह और सुधीर त्रिपाठी के साथ एसटीएफ से हुई मुठभेड़ में मारे गए थे। शिव प्रकाश भी मारा गया, उसके दोनों साथी भी मारे गए। अपराध के लिहाज से उत्तर प्रदेश के लिए ये बहुत बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मैं बार बार जिक्र करता हूं कि 90 के दशक में पुलिस उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश के दीगर हिस्सों में, अलग राज्यों में बहुत दबाव में थी। अपराधियों का बोलबाला था। अपराध दर अपराध करते थे, गिरोह बनाकर करते थे, और न तो पुलिस उनका बाल बांका कर पाती थी, न ही ये जुडिशियल सिस्टम। कारण ये था कि सब कुछ मैनुअल था, विवेचना मैनुअल, गवाहों पर आधारित। गवाह भी ज्यादातर कंप्लेनेंट यानी वादी मुकदमा लाके देता था। नहीं कोई मिलता था और पुलिस पर दबाव था कि ये अरेस्ट करना है, ये करना है, वो करना है, तो पुलिस अपने गवाह प्लांट करती थी। ट्रायल के समय में 90% गवाह मुकर जाते थे, होस्टाइल हो जाते थे, और अगर फिर भी किसी ने जिद की तो वो अदालत तक पहुंच नहीं पाता था। इसी का फायदा उठाते थे ये उस समय के अपराधी, किसी भी प्रदेश के। और जब उनको लगा कि पॉलिटिकल लोग हमारा अब तक इस्तेमाल करते रहे हैं, हम खुद क्यों नहीं इलेक्शन लड़के विधानसभा और लोकसभा में पहुंच जाएं, ऐसा हुआ भी। जो राजनेता या जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, जो जनप्रतिनिधि जिनके साथ ये जुड़ा हुआ है कि ये दबंग हैं, ये माफिया हैं, ये अपराधी हैं, ये फलाना हैं, इनके मुकदमे हैं, आप उन पे बारीक नज़र डालेंगे तो सब 90 के दशक की उपज होंगे। श्री प्रकाश भी उसी 90 की दशक का उपज था। और शायद ही किसी भी प्रदेश के वीरप्पन को छोड़कर कम से कम उत्तर भारत में किसी प्रदेश में किसी एक माफिया को, किसी एक अपराधी को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक संगठन बनाया गया हो। और ये संगठन था स्पेशल टास्क फोर्स। सिर्फ एक अपराधी को डील करने के लिए ये संगठन बनाया गया। और ये तारीख इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, खासकर मेरे लिए,
कि ये उस कालखंड के सबसे दुर्दांत अपराधी के अंत का दिन था। जिस समय वो अपने शिखर पर था, अपने पीक पर था, अपराध की जगत में वो एकदम जिसको कहते हैं कि सबसे ऊपर पहुंच गया था, लगभग उसी समय मोबाइल फोन ने दस्तक दी थी। और शायद यही कारण था कि एसटीएफ ने उसे किसी भी लोकसभा, राज्यसभा या कहीं भी या विधानसभाओं में जाने से रोक दिया। अगर 2 साल 3 साल और ये मोबाइल फोन ना आते तो फिर वही होता जो बाकी लोगों ने किया था। इलेक्शन लड़ते, वोट मिलता और वो श्रीमान जी हो जाते, माननीय हो जाते। अब सवाल ये है कि आदमी, एक लड़का 18-20 साल का नौजवान, उस जैसे हजारों हजार नौजवान रहे होंगे, कैसे इस तरह से शिखर पर पहुंचा। मैं आपको वाकया ये बताऊं कि इसकी दहशत का आलम ये था और धीरे धीरे उसने इतनी दहशत पैदा कर दी कि ये लगता था कि ये अजेय है, इसे कोई मार नहीं सकता, इसको अल्टीमेटली वहीं जाना है जहां बाकी उस दशक के, उस कालखंड के अपराधी पहुंचे थे, विधानसभाओं, लोकसभाओं में। यूपी का हूं, बिहार के हूं, हरियाणा के हूं, कोई नहीं सोच सकता था। मैं उसी दिन की बात बताता हूं, 22 सितंबर को, जब ये 12 बजे के आसपास इंदिरापुरम में मुठभेड़ हुई। मैं, श्री अरुण कुमार साहब, सत्येंद्रवीर सिंह साहब, अविनाश मिश्रा, ये सारे लोग उस एनकाउंटर में शामिल थे। तीनों मारे गए। सब लोगों ने सबसे पहले अपने परिजनों को फ़ोन किया था। दहशत का आलम देखिए। किसी ने भी किसी वरिष्ठ अधिकारी को इसलिए फ़ोन नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि इससे कोई बहुत फ़ायदा नहीं है, हमारे साथ हमारा परिवार ही झेल रहा है। मैंने भी फ़ोन किया तुरंत, अपनी माताजी से बात करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। माताजी का फ़ोन मेरी पत्नी ने उठाया। मैंने पूछा, अम्मा कहाँ हैं? बोले, क्या बात है, खास बात है कोई? क्योंकि उस दौर में हम लोग कभी जब ऑपरेशन पे निकलते थे तो घर वालों को भी नहीं बताते थे कि हम कहाँ जा रहे हैं। कारण इसका ये था कि मुखबिरों की एक लंबी फौज अपराधियों के पास हुआ करती थी। अगर उनको जरा सा भी लगे कि हम किसी दूसरे के चक्कर में जा रहे हैं तो वो उसकी मुखबिरी कराते थे, कब निकले हैं, कहाँ निकले हैं, कौन कौन साथ में है। कभी नहीं बताते थे। श्रीमती जी ने पूछा कि अभी बात कराती हूँ, कमरे में है, बताओ क्या बात है। तो मैंने कहा, अम्मा का आशीर्वाद लेना है, श्री प्रकाश शुक्ला को हम लोगों ने अभी अभी मुठभेड़ में मार दिया। मेरी भी श्रीमती जी ने कहा, क्यों मजाक करते हो? यही बात कमोबेश सत्येंद्रवीर सिंह साहब की पत्नी ने की। और भी जो लोग थे हमारे साथ, सब लोगों ने कोशिश की। कोई, किसी ने अपने बेटे को बताया, किसी ने अपनी बेटी को बताया, पत्नी को बताया, घर में माँ बाप हैं तो उनको बताया। इस कदर उसका डर था, इस कदर उसका भय था कि घर वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि पुलिस वाला उसे मार भी सकता है। मैंने बताया कि नहीं नहीं, बिल्कुल मार दिया, अभी थोड़ी देर में देखना, टीवी में आने लगेगा और पता लग जाएगा, और इसमें मजाक की कौन सी बात है। तीनों मारे गए। अम्मा तब तक फ़ोन पर आ गई, उनसे आशीर्वाद लिया। उन्होंने भी एक शब्द कहा, सही में? हमने कहा, अम्मा बिल्कुल सही में। बहरहाल माँ थी, हृदय से आशीर्वाद दिया, बहुत भर भर के आशीर्वाद दिया। ये था डर का माहौल। डर के माहौल की मैं आपको कुछ और दृष्टांत बताऊं उसके, कि लखनऊ में उस समय के मंत्री रहे
बहुत ही कद्दावर और ताकतवर मंत्री रहे। अब नहीं हैं वो, इस समय स्वर्गीय मंत्री जी हैं। उनको किसी काम से इसने फ़ोन किया झूठ बताकर कि मैं फलां ज़िले का जिलाध्यक्ष बोल रहा हूँ, और फिर उनसे एक बात कही कि मैं 3 दिन से ट्रांसफ़र के लिए कह रहा हूँ, जहाँ पे बैठे हो वहीं मारूंगा। नाम की दहशत ऐसी कि माननीय मंत्री जी केजीएमसी के प्राइवेट वार्ड में 3.5 महीने रहे। कोई जाहिरा बीमारी नहीं थी और आगे पीछे बिल्कुल भरी हुई पुलिस फोर्स रहा करती थी, जिसका जिक्र मैंने किस्सा गोई के किसी एपिसोड में किया है। दूसरा डर का आलम कि उस जमाने में हमारे डीजीपी, उनको भी फ़ोन कर दिया उसने, और वही उसका जो जुमलेबाजी करता था कि कोई नहीं बचा पाएगा तुम्हें, और तमाम पुलिस के लिए भद्दी भद्दी बातें कही उसने। और उसने कहा घर में घुस के न मारा तो कहना। और एग्जाम्पल क्या, जैसे वीरेंद्र शाही को फौज के बीच में मारा, बृज बिहारी प्रसाद को 50 राइफलधारियों के बीच में मारा। सबऑर्डिनेट्स ने डीजी साहब के बंगले पे 10 कंपनी पीएसी लगा दी, 900 राइफलधारी सुरक्षा में लगाए गए। अब आप कोई कैसे घुस के किसी को, रास्ते में तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन घर में घुस के कोई कैसे मार सकता है अपराधी, वो भी प्रदेश के शीर्षस्थ पुलिस अधिकारी को। लेकिन नीचे भी ये भय व्याप्त था। जैसे उन्होंने जिक्र किया कि उसका फ़ोन आया था और बस चारों तरफ से फोर्स से गिरी। ये डर का आलम था उसके दहशत का आलम था। उस समय के मुख्य चुनाव आयुक्त उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर के चुनाव कार्यालय के किसी कर्मचारी के ट्रांसफर के लिए उनको फ़ोन किया होगा। शरीफ आदमी थे बेचारे, वो तो जानते भी ना होंगे कि कौन आदमी है। उनसे भी कहा कि बस 3 दिन में आता हूँ, 3 दिन में कर सकते हो तो कर दो, नहीं 3 दिन में आऊँगा। उसी कुर्सी पर, और उसका बाकायदे बाएं से घुसूँगा और सामने नहीं मिलोगे, हमको हल्का सा दाहिने मुड़ना पड़ेगा, वहीं गोली मारूँगा। बेचारे डर गए। डीजी को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे इस नंबर से इस तरह के आदमी ने बात की। डीजी भी समझ गए कि शिव प्रकाश ही है। उन्होंने जब कंफर्म करके बताया कि हाँ ये शिव प्रकाश शुक्ला ही है, वो बेचारे किसी बहाने से छुट्टी लेकर लखनऊ से दिल्ली चले गए और वापस कभी नहीं लौटे उत्तर प्रदेश। ये उसकी दहशत का आलम था। हरिशंकर तिवारी, जो अपने आप में अपराध जगत के बड़ा नाम, बड़े माफिया, बड़े गिरोह के मालिक पॉलिटिकल हो गए थे। हरिशंकर तिवारी को गाहे बगाहे फ़ोन करके वो गाली देता था और कहता था मारूंगा। अंतिम कॉल जो उसकी थी वो कहता था रॉकेट लॉन्चर से मारूंगा। ऐसी दहशत उनके मन में पैदा कर दी कि बहुत कंजूस प्रवृत्ति के श्री तिवारी जी, स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी जी, बड़े, जो एक ज़माने में 2 ही गैंग हुआ करते थे उत्तर प्रदेश में, वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी, बड़े गैंग। और कहा जाता है कि इन्हीं गैंग्स पर पकड़ बनाने के लिए स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह, जो गोरखपुर से ही थे और उस समय मुख्यमंत्री थे, वो गुंडा एक्ट बनाकर ले आए थे प्रदेश में इन लोगों पे अंकुश लगाने के लिए। इतने बड़े अपराधियों में इनका शुमार होता था। कंजूस प्रवृत्ति के थे, लेकिन इन्होंने 35 सीटर 2 मिनी बस खरीदी। इन दोनों में 35-35 आदमी, मैं असलहों के, वहाँ से गोरखपुर से लखनऊ आना हो या कहीं और जाना हो, बीच में एम्बेसडर गाड़ियों पे किसी एक में हरिशंकर तिवारी 10-20 किलोमीटर जाके कभी इस मिनी बस में बैठ जाएं, कभी उस मिनी बस में बैठ जाएं। अंदाज लगाइए, बड़े माफिया, बड़ा गिरोह, बड़े सरनाम, ये डर का माहौल था। शातिर इतना कि जब भी वो निकला है उसने, जैसे कुणाल की किडनैपिंग की, जैसे मूल राज अरोरा की किडनैपिंग की,
बाजाब्ता उसने अपनी एम्बेसडर में लाल बत्ती लगाई, सारे बैरियर पार करके उसे बिहार ले गया, पैसा वसूला, तब छोड़ा। इतना शातिर। अब सवाल है कैसे वो इतना आगे बढ़ा, कैसे वो इतना शिखर तक पहुंचा। गैंग उसका 3 ही का था, 3 से चौथा आदमी कभी उसके गैंग में नहीं रहा। अच्छे हथियारों का शौकीन था। सबसे जिस वजह से वो सक्सेसफुल हुआ वो उसकी रेकी थी, कुंडली निकलवाने की उसकी जो आदत। ऐसे लड़कों से जिनके पास गाड़ी का लाइसेंस प्रॉपर, जिनके पास कागज प्रॉपर, जिनके पास कोई अवैध असला नहीं, मोटरसाइकिल से चलते हैं, सवेरे फ़ोन किया कि ज़रा फ़लाँ आदमी की कुंडली निकाल लो, फ़लाँ जगह रहता है, फ़लाँ जगह इसकी दुकान है। वो सवेरे नहा धो के तैयार होकर मोटरसाइकिल से वहाँ पहुँच जाएगा। निकलते समय देखेगा कि किस गाड़ी से निकले हैं, ड्राइविंग सीट पर कौन है, बगल वाली सीट पे कौन है, पीछे कौन है, रास्ते में किस पान की दुकान पर रुके हैं, रास्ते में किससे उन्होंने कॉफ़ी शॉप में जाके बात की है, और फिर कितने बजे गए हैं, दुकान का ताला किसने खोला है, जब ताला खोला जाने लगा तो वो कहाँ खड़े थे। पूरी बात शाम को उसने कुंडली बता दी कि भैया इसकी कुंडली ये है। पूरी कुंडली सुनते ही उसको फ़ोन करता था कि आज मैं तुम्हारे पीछे ही पीछे था, मैंने तुमसे पैसा मांगा, तुमने नहीं दिया, तुमको लास्ट वार्निंग है। इतने बज के इतने मिनट पे निकले थे, ये बैठा था बगल में, ये पीछे बैठा था, फिर वहाँ रुके, फिर वहाँ पान खाया, फिर वहाँ सिगरेट ली, जो भी उसकी गतिविधि थी। इतने बजे दुकान फलां आदमी ने उसका खोला, तुम पीछे खड़े हुए थे, अगरबत्ती जलाई तुमने, तब भी मैं वही था। फिर मैंने सोचा कि तुमको अंतिम मौका दे दूँ। अब आप सोचिए किसी आदमी की डेली रूटीन के मिनट टू मिनट प्रोग्राम को अगर कोई ऐसा आदमी जिसके बारे में ये मशहूर हो कि ये राह चलते गोली मार देता है, वो अगर बताएगा तो वो खुद और उसके परिवार वाले कितने दबाव और दहशत में आ जाएंगे। लगभग सारी वसूली, सारी जितनी भी उसने वसूली की होगी लखनऊ या आसपास, वो इसी प्रॉपर रैकी की वजह से, इसी कुंडली निकालने की उसकी जो प्रथा थी। और कुछ चीज़ें, जैसे मुझसे जब उसकी बात हुई थी, जब उसने मुझे धमकाने की कोशिश की थी, तो एक बात उसने कही थी कि देखिए, जब मुकाबला होता है तो गोली जिसकी पहले चलती है वही सिकंदर होता है। तो ये मत सोच लेना कि मैं अकेले मरूंगा, 4-6 जो सामने होंगे उनको मार के मरूंगा। और ये बात जब वो कोई क्राइम करके आता था, जैसे बृजबिहारी प्रसाद को मारने के बाद जिन प्रेस वालों से उसने संपर्क किया था, उनको यही बताया था कि 35 राइफलें थीं, लेकिन जब पहली गोली चली तो सब दीवार फांद के उस तरफ चले गए थे, और मार के हम लोग सीधे सीधे चले आए। जो पहले गोली चला ले वही सिकंदर। इस तरह तमाम चीज़ें उसने इस क्राइम में धीरे धीरे जो सीखी, उसको प्रोफेस किया, जिसकी वजह से वो इतनी ऊंचाई पर पहुंच गया, इतना दुर्दांत हो गया, इतना खूंखार हो गया। जैसे जब उसकी फ़ोटो बड़ी मुश्किल से बनवा के और रिलीज़ की गई, कोई फ़ोटो देने को तैयार नहीं। जिन फोटोग्राफर्स के पास किसी फंक्शन में उसकी आने की खबर है या फ़ोटो है, उन फोटोग्राफर्स ने साफ मना कर दिया कि साहब फ़ोटो दूंगा तो गोली मार देगा। और उसने ऐसा किया भी, गोल घर के फोटोग्राफर को उसके दुकान से बाहर निकाल कर गोली मार दी थी। उसको शंका थी कि इसके पास लोग फ़ोटो मांगने आए थे और ये ज़्यादा पैसा मांग रहा है, ये ज़्यादा पैसे में मेरे फ़ोटो को बेचने की कोशिश कर रहा है। गोली मार दी उसने, मर गया वो। तो जब फ़ोटो उसकी रिलीज़ हुई तो उसने कहा लेने दो, सब जेब में लेके घूमे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने कहा कि फ़ोटो देखकर आदमी को पहचानना बहुत मुश्किल है, अगर हम बगल से भी निकल जाएं तो नहीं पहचान पाएंगे। आदमी को देख के तो फ़ोटो में आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं, लेकिन फ़ोटो देख के आदमी को पहचानना बहुत मुश्किल है। और शायद यही वजह थी कि वो यहीं लखनऊ में जनपथ में घूमता रहा और सबके पास उसकी फ़ोटो थी, कोई नहीं पहचान पाया कि ये वही
श्री प्रकाश शुक्ला है। दूसरा, उसने जितने भी बड़े कांड किए, चाहे वीरेंद्र शाही का हो, चाहे ब्रिज बिहारी प्रसाद का हो, चाहे लाटूश रोड पे लॉटरी व्यवसायी का हो, चाहे दिलीप होटल में जो फायरिंग हुई थी, जहाँ एक गोली से आदमी मर सकता है, सामने खड़ा है, हाथ में AK-47 है, पिस्टल है, एक गोली में ख़त्म हो जाएगा वो, लेकिन 100 से कम गोलियां नहीं चलाता था, नहीं मारता था, सिर्फ दहशत फैलाने के लिए। इतनी दहशत हो जाए कि हम जिससे जो कहें वो हमारी डिमांड को वो पूरा करें। राजनैतिक संरक्षण, चाहे डर से कह लीजिए, चाहे जानबूझकर कह लीजिए अपने फायदे के लिए, भरपूर राजनीतिक संरक्षण में पला बढ़ा हुआ। समय समय पर उसकी मदद के लिए राजनीतिक लोग आए। इस संबंध में एक रिपोर्ट भी तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी को सबमिट की गई थी। कुछ उसमें विशेष माननीयों का हाथ था। जब सबसे पहली बार जनपथ में मैं सत्येंद्र वीर सिंह साहब और उनका गनर रणकेंद्र सिंह, देखिए एक उसकी आदत थी, मैंने बार बार बताया है कि वो खुद शेव नहीं कर सकता था। बहुत से लोग अभी भी हैं जो खुद शेव नहीं करते। शेविंग के लिए उन्हें किसी न किसी के पास जाना होता है, सैलून में जाना होता है, या प्राइवेट बार्बर उनके होते हैं, वो आके शेव करते हैं। वो भी खुद शेव नहीं कर सकता था, नहीं करता था। ये बात हम लोगों को शुरुआत से कभी नहीं पता लगी। बहुत बाद में जब हमारे हाथ उसके साथ रहने वाला एक व्यक्ति लगा, उसने बताया कि साहब इसकी लोकेशन जहाँ मिले वहाँ आसपास के सैलून चेक करा लीजिए, बढ़िया स्टैंडर्ड सैलून। 2 दिन 3 दिन 4 दिन बाद ये दाढ़ी बनवाने जाएगा। और उसी इंफॉर्मेशन के तहत हम लोग बॉम्बे हेयर कटिंग सैलून जनपथ में गए थे, जहाँ ये पता भी लगा था पहले कि वहाँ आता जाता रहा है, और वो उस दिन आया भी। परेशानी वही थी, कोई पहचान नहीं पा रहा था। तो ये तय किया गया AK-47 जरूर लिया होगा, तो जो वो क्रिकेट वाला बैग होता है, पिट्ठू वाला बैग, उसमें ज़रूर होगा, या बड़े बैग में लटकाया गया होगा। तो हर आने जाने वालों की तलाशी, अगर वो बड़ा बैग लिए हुए, वो हम लोग कर रहे थे, 2 दिन से कर रहे थे। और उस दिन भी वो एक कॉरिडोर से जैसे ही निकला, पिट्ठू वाला बैग उस दिन शिव प्रकाश ने नहीं उठाया था। सामान्य रूप से वो खुद लेके चलता था, क्रिकेट के बैग वाला जिसमें AK-47 रहती थी। मोकामा का टुनिया राम उस दिन उसको पकड़े हुए था, या उसे लटकाए हुए था। पकड़ा गया, उसने निकालने की कोशिश की। इसी कोशिश में जनपद में भरे बाजार में कम से कम 1000 लोगों के बीच में उसने AK-47 पे हाथ लगाया, चलाने की कोशिश की। हम लोगों ने भी सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलाई, मौके पर मारा गया। उस समय पहली झलक हम लोगों ने शिव प्रकाश की देखी थी, क्योंकि जब बैग की तलाशी ली जा रही थी उस समय वो खड़ा होकर देख रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। भीड़ बहुत थी, और फिर वो अबाउट टर्न हुआ और फिर दारुल शफा की तरफ चलने लगा। RK सिंह, हमारे स्वर्गीय RK सिंह, हमारे जो रीडर थे, जिन्होंने जान गंवाई शिव प्रकाश के हाथ में, वो जनपद की ऊंचाई वाले स्थान पे खड़े हुए थे। उन्होंने ये देख लिया कि हम लोगों ने एक आदमी को रोका है, उसका बैग चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो रेजिस्ट कर रहा है। उसके साथ के 2 लोग पहले 10 कदम पीछे जाके खड़े होकर देखे हैं, और उसके बाद उनमें से एक के पास बड़ा बैग था कंधे पर टांगा हुआ। वो पलटकर पार्किंग से होकर दारुल शफा की तरफ तेज कदम से भाग रहे हैं। उसने हल्का हल्का ये जितना सुना था, चूंकि 24 घंटे साथ रहते थे RK सिंह, उसे लगा कि शायद ये शिव प्रकाश ही है। हाथ में पिस्टल निकालकर वो उसके पीछे पीछे दौड़े। लेकिन पार्किंग का डिमार्केशन करने वाली बहुत छोटी छोटी आयरन रॉड लगी थी, उनमें तार बंधा हुआ था।
आर के सिंह तार नहीं देख पाए, तार में पैर उलझा, वो नीचे गिर गए और श्री प्रकाश दारुल शफा के गेट से वापस आया। उनकी पिस्टल डोरी सहित छीनने की कोशिश की, डोरी टूट गई, पिस्टल हाथ में आ गई और उन्हीं की पिस्टल से उनकी कनपटी पर 9 गोलियां मारी थी। नया नया मंत्रिमंडल का शपथ हुआ था। दारुल शफा के हर तल पर बाहर संतरी ड्यूटी करते हुए सिपाही थे जिनके हाथ में राइफल थी, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। ये पहला एनकाउंटर था एसटीएफ की टीम, मतलब पहली बार देखा हुई। दूसरी बार जब हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में एकत्रित कर पाए और ज़्यादा हमें सूचना मिलने लगी उसके मूवमेंट की, तो ये पता लगा कि गोमती नगर के आसपास किसी मकान में रुकता है। एग्जैक्ट नहीं पता था। गोमती नगर बहुत बड़ा है, तमाम खंड हैं, विराम खंड है, विराज खंड है, विजय खंड है, विनय खंड है। ये नहीं पता लग पा रहा था कि ये किस खंड में है, लेकिन है वो गोमती नगर के आसपास। तब तक हम लोगों ने भी कुछ मुखबिर डेवलप कर लिए थे। तो पहचानने वाले एक आदमी को गाड़ी पर बिठा के, मैं तन्हा था, जिप्सी में खुद चला रहा था, जिसको बिठाया हुआ था मेरी बगल की सीट में था। पीछे 2 कमांडो थे एसटीएफ के जो AK-47 लिए हुए थे। पेट्रोल पंप पर गाड़ी को घुमाने की गरज से जैसे ही मुड़े, हेडलाइट के सामने एक ओपन जोंगा जीप जो होती है मिलिट्री वाली, वो थी। एक आदमी पीछे और 2 आदमी फ्रंट की सीट पर थे। पेट्रोल डालने की नीयत से एक आदमी नीचे उतरा था। बगल में बैठे वाले जो पहचानने वाला आदमी था उसकी घिघी बंध गई। उसने सिर नीचे किया, कहा भैया सामने। जब तक सामने हम लोग समझ, क्योंकि तब तक गाड़ी भी मैंने मोड़ ली थी, अब वो सामने मेरी समझ में नहीं आ रहा था। इसी बीच में, और खूब अच्छी तरह से हेडलाइट में देखा गया कि 3 लोग हैं, तीनों टी-शर्ट पहने हुए हैं। इसी बीच में उसने बिना तेल भराए हुए जब गाड़ी स्टार्ट की, तब ये समझ में आया कि ये वही है। और तब वो फैज़ाबाद रोड की तरफ भागने लगा। पानी बरस रहा था। बैकलाइट के सहारे हम लोग भी तेजी से उसके पीछे भागने लगे। अचानक बैकलाइट बुझा दी उसने, और किस तरफ मुड़ गया ये पता नहीं। सबको खबर की गई, सत्येंद्रवीर सिंह साहब को, अरुण कुमार साहब को, सारे लोग, जितनी टीम के लोग वहाँ मौजूद थे, सब अपनी अपनी गाड़ियाँ लेकर आए और ओपन जोंगा जीप की तलाश, क्योंकि बड़ा रेयर है वो। कैंटोनमेंट में कोई शौकीन लोग अपना रखते हैं, वो बात अलग है, लेकिन बहुत रेयर गाड़ी है। पूरी रात एक एक घर खटखटा के देखा गया, लेकिन नहीं मिला। बाद में पता लगा कि गोमती नगर के ही एक मकान में वो गैरेज में खड़ा करके उसने और शटर बंद कर दिया था, जहाँ तक हम लोग शायद नहीं पहुँच पाए थे। वो दूसरा एनकाउंटर या दूसरी बार देखा हुई थी, और उस समय ऐसा खून सवार था हम लोगों पे भी, कमांडोज पे भी, कि आज अगर मिल जाएगा तो काम तमाम हो जाएगा। और उम्मीद थी, गाड़ी ऐसी पहचान थी कि आज जा नहीं सकता, लेकिन फिर वो कब निकल गया पता नहीं लगा। हम लोग असफल रहे उस समय। तीसरा मुकाबला तब हुआ जब हम लोग उसकी सीलो गाड़ी का पीछा कर रहे थे, और जब उसने फायर करने का, भागने का प्रयास किया, तब साक्षात इस राक्षस के दर्शन हम लोगों को हुए थे। तो अच्छा, मारा क्यों गया वो? एक तो मोबाइल फोन का आना, आप समझिए कोई सॉफ्टवेयर उसमें नहीं था रिकॉर्ड करने का। लैंडलाइन पे ज़्यादातर फ़ोन आए थे, बिल्कुल नया नया आया था। लैंडलाइन पे सारे कॉल रिकॉर्ड करने के लिए भी एक छोटी सी किट होती थी जो पैरेलल में टेप रिकॉर्ड पे लगा के और फिर आप सुन सकते थे। लेकिन घर पे हमने लगा रखा था एक बड़ा सा जो मैग्नेटिक टेप वाला जो टेप रिकॉर्ड होता है वो, और फ़ोन पे जब भी बात करते थे तो पहले टेप रिकॉर्ड को ऑन कर लेते थे और फिर फ़ोन का स्पीकर ऑन करके बात करते थे। मैंने इसका जिक्र किया है किस्सा गोविंद में। सवेरे सवेरे फ़ोन आ गया और उसने बताया मैं श्री प्रकाश शुक्ला हूँ। मैं भी सो रहा था, मेरे दोनों बच्चे, पत्नी भी बेड पे ही थे।
थोड़ा सा ऊंचा एक मेज रखी गई थी जिस पे एक टेप रिकॉर्ड और एक स्पीकर वाला फ़ोन रखा हुआ था लैंडलाइन का। ऑन किया, उसके बाद फिर बातचीत शुरू हुई, गाली गलौज शुरू हुई और गाली गलौज भी बिल्कुल पीक पर पहुंच गई। मैं ये भूल गया कि मेरी पत्नी और बच्चे भी साथ में। इस गाली गलौज सुन के सब बैठ के सुनते रहे, कांपने लगे डर से। हम कितना भी ढाढ़स बनाएं, लेकिन अखबार वो लोग भी पढ़ते थे, टीवी वो लोग भी देखते थे। उन्हें अंदाज था कि वो किस तरह का अपराधी है। रिकॉर्ड करने के लिए और तमाम तरीके, जहाँ पता लगता था कि इस जगह है तो वहाँ का जो टेलीफोन कनेक्शन था उसकी डीपी लाइन पर 2 वायर निकाल कर, वहाँ पर जैसे टेलीफोन मरम्मत के लिए टेंट लगाया जाता है, वो टेंट लगाकर उसके भीतर उसको पैरेलल पे सुनते थे, इस सावधानी के साथ कि जब तक फ़ोन न कटे कन्वर्सेशन का, क्रेडिल पे नहीं रखा जाएगा हेड उसका जो चोंगा होता है, क्योंकि खट की आवाज़ सामने आती थी। उसको पता लग जाएगा कि मेरा फ़ोन सुना जा रहा है, खट खट की आवाज़ हो रही है। दूसरा ये था कि मोबाइल में भी कोई सॉफ्टवेयर, बहुत दिन बाद मोबाइल इस्तेमाल करने के कोई 8-10 महीने बाद ये पता लगा कि एक सॉफ्टवेयर अगर आप इसमें लोड करा लीजिए तो दोनों तरफ की कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर लेगा। लेकिन उसमें एक कमी थी, वो बीप करता था थोड़ी थोड़ी देर में, और इस तरह की जो बात होती है वो जंगल में आग की तरह फैलती। तुम्हारा भी फ़ोन सुना जा रहा है, तुम्हारा भी फ़ोन सुना जा रहा है। उनको कैसे पता लगा? उनका बीप कर रहा था, पी पी बोल रहा था बीच में। बहुत बाद में ये इनबिल्ट रिकॉर्डिंग ऐप्स आए, तब तक उसको इसी सिंपल देशी तरीके से रिकॉर्ड करते थे लोग। इतनी दुश्वारियों से इस संगठन को खड़ा किया गया था और एक ही टारगेट था। CDR जब ले आते थे तो सॉफ्टवेयर हमारे पास एक्सेल के उस समय नहीं, एक ही कंप्यूटर था, वो भी उधार मांग के कंप्यूटर सेक्शन से लाया गया था। एक्सेल पे उसको एनालाइज करने का कोई साधन नहीं था। हम लोग भी, कोई भी, न तो अरुण कुमार सर, ना सत्येंद्र सिंह साहब, ना ही मैं, हम लोग कोई भी कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं थे। देशी तरीका, सवेरे ऑफिस में जाके उस मोबाइल फ़ोन का, जो मोबाइल का ऑफिस था, वहाँ से हार्ड कॉपी ले आते थे CDR की, और एक सिपाही की ड्यूटी थी कि ये देखो कि इस फ़ोन नंबर से कितनी बार बात हुई है या इस फ़ोन नंबर से कितनी बार। तो खड़ी लाइन 4 और एक पड़ी लाइन 5 मिला के वो एक शीट तैयार करता था हाथ से, और सवेरे हम लोग जब या शाम को स्टडी करते थे कि ये नंबर इम्पॉर्टेंट लग रहा है, इससे 8 बार बात हुई है, इससे 10 बार बात हुई है। ये तरीका था। और इसी ऑपरेशन से STF की शुरुआत हुई थी। इसी ऑपरेशन के लिए STF बनाई गई थी, और इस ऑपरेशन के बाद फिर STF ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज ये ऑर्गेनाइजेशन उस समय की दुश्वारियों के बारे में तो नई जनरेशन को पता भी नहीं है, उस समय की परेशानियों के बारे में नई जनरेशन को जानकारी भी नहीं है, लेकिन ये दिक्कत बहुत ज़बरदस्त थी उस समय। तो STF ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। STF इस्टेब्लिश हुआ और मैंने भी मोबाइल की तमाम जो फंक्शंस हैं, कारगुजारियाँ हैं, CDR पढ़ने का, लोकेशन का, आवाज़ पहचानने का, दिन भर रात भर आवाज़ मोबाइल पर डाइवर्टेड कॉल सुनते सुनते कि फ़लाँ की तरफ की हो सकती है, फ़लाँ हो सकती है, बहुत चीज़ें सीखी मैंने, बहुत सिखाया मुझे STF ने। और उसके बाद सालों साल तक हम लोगों की टीम ने बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन किए। मुझे अपने इस काम से पूरी संतुष्टि है। रिटायरमेंट के बाद मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ कि मुझे जो काम दिया गया था उसमें बहुत चीज़ें मैंने सीखी, और जितनी हमसे अपेक्षा की गई थी बहुत छोटी सी यूनिट से, STF से, वो सारी अपेक्षाओं पर हमारे साथ के सभी अधिकारी, हमारे सीनियर, हमारे जूनियर, सब खरे उतरे। इसीलिए मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी हों, जिस प्रोफेशन में हों, चाहे जहाँ जिस प्रोफेशन में हो, उसे दिल लगा कर करिए, मन से करिए, और उसी में इनोवेट करिए। सफलता आपसे दूर जा ही नहीं सकती, आप जरूर सफल होंगे। हालांकि
हमने जो सीखा या हमने जो कोशिश की वो हमारी उस समय की आवश्यकता थी। सर्वाइवल का सवाल था कि हम सर्वाइव करेंगे कि नहीं करेंगे, हम सक्सेसफुल होंगे कि नहीं होंगे। आगे की जनरेशन के लिए तो तमाम रास्ते खुल गए, CDR पढ़ने के, एक्सेल पे उसका एनालिसिस करने के, सुनने के। वॉइस लॉगर आ गया, वॉइस लॉगर में सारी कॉल डाइवर्ट करके फिर एक आदमी दिन भर रात भर उसको सुनता था। तमाम चीज़ें हुई, लेकिन धीरे धीरे इनोवेट करके हम लोगों ने अपने टारगेट को 6 महीने के लिए बनाई गई थी STF, 6 महीने में ही उसको पूरा किया गया। और आज STF से बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत नाम है। ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ STF ने जो किया है, बड़ा मुश्किल है कि कोई दूसरी यूनिट ऐसा कर सके। इसलिए आप जहाँ हैं, जिस प्रोफेशन में हैं, दिल लगाकर वहाँ काम करिए, इनोवेट करिए। आप सफल होंगे, सफलता आपसे दूर रह नहीं सकती। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। बस आज के दिन, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैंने आपको 22 सितंबर के एपिसोड में ये बताया कि 22 सितंबर 2023 को शिव प्रकाश शुक्ला के गैंग के खात्मे के 25 साल पूरे हो गए। और सौभाग्य हमारा देखिए कि इसी समय में हमारी शिव प्रकाश शुक्ला पर लिखी गई किताब ऑपरेशन बजूका भी पब्लिश हो गई है। और इसी सिलसिले में 23 सितंबर को भोपाल में DB मॉल MP नगर के क्रॉसवर्ड बुक सेंटर पर एक बुक साइनिंग सेरेमनी रखी है हमारे प्रकाशकों ने, सृष्टि प्रकाशन वालों ने। मैं आपसे, अपने जो भोपाल के हमारे किस्सा गोई परिवार के लोग हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वहां पर आएं ताकि हम लोग साथ बैठकर चाय पी सकें।